और संघ की कार्यपालिका में पार्ट 3, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। सॉरी, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है, या कार्यपालिका शक्ति या कार्यकारी शक्ति का मतलब क्या होता है? कार्यकारी शक्ति का अर्थ होता है, या कार्यपालिका शक्ति का अर्थ होता है कि सरकार चलाने की शक्ति, कानूनों को लागू करने की शक्ति। तो चूंकि राष्ट्रपति सरकार का नाममात्र का प्रधान है, लेकिन नाममात्र का प्रधान होने के नाते वो अपनी शक्तियों का निर्वाह कैसे करता है, इसी बात की चर्चा हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 53 ये राष्ट्रपति की कार्यपालक या कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, इसमें आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये कहता है, यानी अनुच्छेद, आर्टिकल को हमने शॉर्ट में ART लिख दिया, अनुच्छेद को ART यानी आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 का क्लॉज 1 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कहता है कि संघ मतलब भारत, हमने पहले बताया है कि पार्ट 5 संघ के बारे में है, यानी भारत के बारे में है। भारत की सरकार को संघ कहा गया है, केंद्र नहीं कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, बोलचाल में हम लोग केंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अंग्रेज केंद्र शब्द का प्रयोग करते थे। अंग्रेजों ने कानून बनाकर भारत सरकार को केंद्र सरकार कहा, तो हम लोगों ने अंग्रेजों की बात मान ली, और आज भी हम लोग बोलचाल में भारत सरकार को केंद्र सरकार ही लिखते और पढ़ते हैं, यूज करते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन केंद्र सरकार नहीं कहता, वो संघ सरकार कहता है। तो हम हमेशा संघ शब्द का यहाँ प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों और कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के आधार पर पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात संघ की कार्यपालिका यानी संकुचित अर्थों वाली सरकार, संघ की कार्यपालिका का प्रधान यानी मुखिया राष्ट्रपति होगा। तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है? संघ की कार्यपालिका का मुखिया कौन है? प्रेसिडेंट है। कौन कहता है? आर्टिकल 53 क्लॉज 1 कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की यानी भारत सरकार की सारी शक्तियां, इसका मतलब ये हो गया, बोलचाल में कहो कि भारत सरकार की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होंगी और राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रयोग की जाएंगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, लेकिन संविधान के अनुसार करेगा। अब राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग यानी सरकार चलाने की शक्ति का प्रयोग, भारत सरकार को चलाने की शक्ति का प्रयोग, कार्यपालिका शक्ति का मतलब भारत सरकार को चलाने की शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो इसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये कहता है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी होंगे, यानी मंत्री राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी होंगे। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसकी सलाह से, सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब आर्टिकल 74(1) ने स्थिति और क्लियर कर दी। आर्टिकल 53 ने कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की सरकार कैसी चलाई जाएगी, संघ की सरकार को चलाने की शक्ति किसके पास होगी, ये आर्टिकल 53 बताता है। और ये कहता है कि संघ की सरकार को चलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति संघ की सरकार को चलाएगा, लेकिन कैसे चलाएगा? आर्टिकल 53 कहता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से चलाएगा। कौन होंगे अधीनस्थ अधिकारी? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी मंत्रीगण होंगे, यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी, यानी मंत्रियों का समूह बनाया जाएगा, मंत्रियों की परिषद बनाई जाएगी। कैसे बनती है आगे चर्चा करेंगे। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी, राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होगा। इसका मतलब ये होगा, अब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होगा, तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है?
जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इस बात को लेकर के कोई बहुत स्पष्टीकरण कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को सलाह भी देते थे और प्रधानमंत्रियों की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज भी देते थे। तरह तरह के उपाय प्रयोग में लाए जाते थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ वर्षों में जो घटनाक्रम घटे, जैसे पहले ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध कुछ अच्छे नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू के बीच। फिर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वीवी गिरी राष्ट्रपति थे पहले, तो रेलवे की हड़ताल हुई, रेलवे के मजदूरों ने हड़ताल की। उस हड़ताल का सरकार कठोरता से दमन करना चाहती थी। राष्ट्रपति वीवी गिरी ने मना कर दिया। उन्होंने सरकार से कहा, प्रधानमंत्री से कहा कि भाई ये बात ठीक नहीं है, मजदूरों के साथ नरमी से पेश आवे सरकार। तो राष्ट्रपति ने अपनी ही सरकार को नसीहत दी। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री को बुरा लगा। दूसरी बात, जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करने की बारी आई, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, अब उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है इस साल से। तो आंतरिक अशांति के आधार पर जब राष्ट्रीय आपात लागू किया गया और सारे विरोधियों को जेल में बंद कर दिया गया, तो जब राष्ट्रपति के पास यह प्रस्ताव भेजा गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करना चाहते हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इस तरीके से राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया जाए। एक राष्ट्रीय आपात पहले से लगा हुआ था, यानी एक आपातकाल लगा हुआ था, पहले से चला रहा था। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिससे ये बांग्लादेश बना, जो आज कट्टरपंथियों की भेंट चढ़ गया छात्र आंदोलन के नाम पर। हमें इन बातों से भी सावधान रहना पड़ेगा कि किस तरीके से छात्र आंदोलन के नाम पर पूरा बांग्लादेश कट्टरपंथियों की भेंट चढ़ गया। एक देश की जीती जागती शासन व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो गई, खत्म हो गई। जबकि एक समय ऐसा था, कोरोना काल, जहां बांग्लादेश की जीडीपी भारत की जीडीपी से भी ज्यादा थी, तेज गति से बढ़ रहा था। हैप्पी इंडेक्स में वर्ल्ड में बांग्लादेश को 65वां स्थान दिया गया, पूरे विश्व में 65वां स्थान दिया गया था। भारत को 116वां स्थान दिया गया था। हालांकि ये सब इंडेक्स फर्जी तरीके से बनाए जाते हैं, मैनिपुलेट करके बनाए जाते हैं। जो इंडेक्स बनाने वाली एजेंसियां होती हैं वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में इंडेक्स बनाती हैं कि किस देश को कितना दबाव बनाना है, किस देश को आगे प्रोत्साहित करना है, क्या करना है। ये सब मैनिपुलेटेड होता है। कुछ भी निष्पक्ष नहीं होता, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरा तो इन इंडेक्स पर 1% का भरोसा नहीं रहता, क्योंकि इंडेक्स कैसे बनते हैं इस बात को मैंने बड़ी गहराई से, बड़े नजदीक से अनुभव करने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं तो इन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन फिलहाल जो हैप्पी इंडेक्स बना था, वहां पे बांग्लादेश 65वें नंबर पर था और भारत को 116वें नंबर पर रखा गया था। यानी जिस देश में प्रसन्नता ज्यादा थी वो देश नष्ट हो गया। देश नष्ट हो गया, एकदम नष्ट होने के कगार पर है बांग्लादेश। क्योंकि जिस तरीके से तेजी आई थी, जिस तरीके से व्यवस्था बनी थी, जिस तरीके से बांग्लादेश को पंथ निरपेक्ष के रास्ते पर ले जा रही थी सरकार, उस व्यवस्था भंग हो गई। अब कट्टरपंथियों की भेंट चढ़ गया। कट्टरपंथी की सरकार बनेगी, कट्टरपंथी लोग काम करेंगे, सब कुछ कट्टरपंथी की भेंट चढ़ गया। तो जब 1971 का युद्ध हुआ, तो 1971 के युद्ध में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1977 तक लागू थी, 1977 तक लागू थी। जब 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करने की सिफारिश प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से की, तो राष्ट्रपति ने मना कर दिया। राष्ट्रपति कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक आपातकाल पहले से ही चल रहा है, पहले से ही लागू है। इस दूसरे आपातकाल की, जब एक आपात चल रहा है तो इस दूसरे आपातकाल की थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री को बुरा लग गया, बोले ये देखो मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, मैंने ही राष्ट्रपति बनवाया और राष्ट्रपति बनने के बाद मुझे ही सीख दे रहा है। नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने संविधान का 42वां संविधान संशोधन करवाया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान का कोई ऐसा भाग नहीं था जो इस संविधान संशोधन से व्यापक रूप से प्रभावित न हुआ हो, और कहीं कहीं तो बड़े आमूलचूल परिवर्तन किए गए। यानी एकदम जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को नष्ट करके नई व्यवस्था निर्मित करने का प्रयास किया गया। वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। फिर बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधन के उन प्रावधानों को रद्द किया और अच्छी व्यवस्था बहाल की। तो वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो जब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को सलाह दिया तो प्रधानमंत्री को बुरा लगा। उन्होंने कहा अच्छा ये तो अजीब बात है, राष्ट्रपति बनने का कोई चांस नहीं था, मैंने ही राष्ट्रपति बनवाया और राष्ट्रपति बनने के बाद मुझे सीख देता है। तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। ये इन्हीं घटनाओं की उपज था, कि मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, यानी मैंने ही राष्ट्रपति बनवाया और मुझे सलाह देता है, तो अब सलाह देने लायक नहीं छोड़ूंगी उसे। नतीजा ये हुआ कि 42वां संशोधन किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी गई। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी गई। यानी अब मंत्रिपरिषद जो सलाह दे देगी, यानी प्रधानमंत्री जो सलाह दे देगी, राष्ट्रपति के लिए उस सलाह को मानना बाध्यकारी है। राष्ट्रपति उस सलाह की अवहेलना नहीं कर सकता। अगर कर दी राष्ट्रपति ने तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाएगा। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह की अब उपेक्षा नहीं कर सकता 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद। लेकिन ये काफी कठोर संविधान संशोधन था। इससे राष्ट्रपति की भूमिका को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, राष्ट्रपति के विवेक को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। यानी अब अगर मान लो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री देश की व्यवस्था को नष्ट करने लगे तो राष्ट्रपति केवल मूक दर्शक बना रहेगा, ठीक है नष्ट करते रहो, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता। ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है। राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया अवश्य है, लेकिन उसे सरकार के अभिभावक के रूप में, इसे सरकार के अभिभावक के रूप में बनाया गया है। जब इसे सरकार के अभिभावक के रूप में निर्मित किया गया है तो ऐसी दशा में उसे सरकार को परामर्श देने, मार्गदर्शन देने का अधिकार भी तो होना चाहिए। या सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो राष्ट्रपति सरकार को आगाह तो कर सके, सरकार को समझा तो सके कि भाई देखो ये गलत कर रहे हो। फिर भी गलत करे तो बात अलग है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये मौका तो होना चाहिए कि सरकार को कहे कि देखो तुम गलत कर रहे हो। ये मौका 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रोवाइड किया गया। फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। और इस 44वें संविधान, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जब किया गया तो इसके माध्यम से 42वें संविधान संशोधन की कठोरता को दूर करने का प्रयास किया गया। यहां पर कैसे कठोरता को दूर करने का प्रयास किया गया? यहां यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति दी गई सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा। फिर से विचार करने के लिए, पुनर्विचार के लिए कितनी बार? एक बार, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा, एक बार केवल। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को जो सलाह दी है, राष्ट्रपति को लगता है कि यह सलाह लोगों के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, तो मंत्रिपरिषद उस सलाह को
मंत्रिपरिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को दी है, राष्ट्रपति उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास फिर से एक बार भेजेगा कि तुम फिर से विचार करो, तुम फिर से विचार करो। और मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए जब भेजेगा तब पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देगा। अब जब मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया तो मंत्रिपरिषद पुनर्विचार कर सकती है, जरूरी नहीं करे, कर सकती है, बिना पुनर्विचार किए भी भेज सकती है। मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके उसी सलाह को दोबारा भेज सकती है, जरूरी नहीं चेंज करे। मंत्रिपरिषद चाहे तो चेंज भी कर सकती है, मंत्रिपरिषद चाहे तो चेंज ना भी करे, उसी सलाह को दोबारा भेज दे। तो जब दोबारा भेज देगी तो राष्ट्रपति दी गई सलाह के आधार पर कार्य करेगा, यानी राष्ट्रपति के लिए फिर दोबारा दी गई सलाह बाध्यकारी है। राष्ट्रपति दोबारा दी गई सलाह को अनसुना नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। यानी कुल मिलाकर के मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी ही है, बाध्यकारी ही है। बस राष्ट्रपति के लिए छूट इतनी है, लिबर्टी इतनी है कि राष्ट्रपति दी गई सलाह को एक बार मंत्रियों के पास, प्रधानमंत्री के पास विचार करने के लिए भेज सकता है। अगर विचार करने के बाद वही सलाह दोबारा दे दी जाए तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, बधा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा डिस्कशन ये कहता है, इसका निष्कर्ष हम अगर निकालें आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 और इन दोनों संविधान संशोधनों का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है। नाम मात्र के प्रधान का मतलब है केवल कहने के लिए हेड है, नॉमिनल हेड है, या टाइटुलर भी कहते हैं, टाइटुलर हेड है। और जो प्रधानमंत्री है वो संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, रियल हेड है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का मुखिया है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया है, आर्टिकल 74 कहता है, और उसी के पास वास्तविक शक्तियां हैं, रियल हेड संघ की कार्यपालिका का वही है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान अवश्य है, आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये कहता है, लेकिन राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होने के बावजूद वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, वह केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यानी नाम मात्र का प्रधान है। लेकिन यहां पर हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान अवश्य है, लेकिन हम लोग राष्ट्रपति को रबर स्टैंप नहीं कह सकते। रबर स्टैंप मतलब रबर की मुहर। रबर की मुहर का मतलब है कि जहां रबर की मुहर की कोई इच्छा नहीं होती, यूज करने वाला तय करता है कहां मुहर, कहां स्टैंप लगाई जाएगी। तो राष्ट्रपति को हम रबर स्टैंप नहीं कह सकते, कठपुतली नहीं कह सकते। हम लोग क्यों नहीं कह सकते रबर स्टैंप, क्यों नहीं कह सकते कठपुतली? क्योंकि नाम मात्र की शक्तियां उसे सौंपी गई हैं, ये बात सच है, लेकिन वह रबर स्टैंप और कठपुतली नहीं है। अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में ये निष्कर्ष निकालें कि वह राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, राष्ट्रपति कठपुतली है, तो यह निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अभिभावक है, संरक्षक है। अभिभावक और संरक्षक के रूप में उसकी स्थिति घर के दादा दादी जैसी है, जैसे घर के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपके यहाँ। वो आपको उचित अनुचित का भेद कराते हैं, उचित अनुचित के बारे में बताते हैं। आप जब घर से फटी जींस पहन के निकलते हैं तो वो आपको मना करते हैं कि देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अच्छे कपड़े पहन के निकलो, पूरे कपड़े पहन के निकलो, फटे हुए कपड़े पहन के मत निकलो। लेकिन आप उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। आपको लगता है कि कौन बताए दादी दादू को कि भाई अब ये फैशन है, फटे हुए कपड़े पहनना फैशन है, पहले भिखारी पहनता था, अब फटे कपड़े पहनना बड़े होने का प्रतीक है, भिखारी होने का प्रतीक नहीं है। तो आप उनकी बात को अनसुना कर देते हैं और आप फटे कपड़े पहन के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि ये अनुचित है, इसलिए वो आपको उचित अनुचित का भेद अवश्य कराते हैं और आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जब आपके लिए आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरीके से भारत का राष्ट्रपति है जो सरकार के लिए उचित अनुचित का भेद कराता है, जो समय समय पर सरकार को सही उचित मार्गदर्शन देता है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसे माने या ना माने। तो राष्ट्रपति की अगर भारत सरकार की तुलना घर से करें तो राष्ट्रपति घर के दादा दादी जैसी हैसियत रखता है, ग्रैंड पेरेंट्स जैसी हैसियत रखता है, जो परिवार के सदस्यों को उचित अनुचित का भेद कराते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो हम उन्हें कठपुतली नहीं कह सकते, हम उन्हें कठपुतली नहीं कह सकते, हम उन्हें रबर स्टैंप नहीं कह सकते, क्योंकि वे एक एक गतिविधियों पर अपनी सजग निगाह रखते हैं, सतर्क निगाह रखते हैं और उचित अनुचित का भेद कराते रहते हैं। हमने राष्ट्रपति के रूप में एक ऐसे ही अभिभावक की कल्पना की है, एक ऐसे ही संरक्षक, एक ऐसे ही गार्जियन की कल्पना की है, जिससे भारत में सरकारों की गतिविधियों के संचालन के लिए सुविधा उत्पन्न होती रहे। हालांकि ब्रिटेन का ताज, क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा या रानी पद पर होते हैं उनको राजा या रानी नहीं कहते, उनको ताज कहते हैं, क्राउन कहते हैं, ताज के नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो ब्रिटेन में जो ताज है वो हर परिस्थिति में प्रधानमंत्री की राय मानने के लिए बाध्य है। पिछले 300 वर्षों में ऐसा कोई एग्जाम्पल ब्रिटेन में नहीं मिलता, क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का जब सृजन हुआ तो ये बात 1721-22 के आसपास की है, जब रॉबर्ट वालपोल प्रधानमंत्री बने। वो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। इससे पहले ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता था, मंत्रिपरिषद का पद नहीं होता था। तो आप समझ लो कि 300 साल पुरानी बातें हैं। तो इन 300 साल पुरानी जो बातें हैं, इन 300 सालों में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जहां वहां के ताज ने मंत्रियों की राय न मानी हो। मंत्री जो कह देता है वो आंख बंद करके स्वीकार कर लेता है। लेकिन इस ब्रिटिश परंपरा को हम भारत में अडॉप्ट उसी रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटेन और भारत की परिस्थितियों में बेहद अंतर है। ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, मात्र 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ की पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ अनेक राज्यों की पॉपुलेशन 6 करोड़ से ज्यादा है, और अकेले यूपी की पॉपुलेशन ब्रिटेन की 4 गुना ज्यादा है, यानी 4 ब्रिटेन अकेले उत्तर प्रदेश में समा जाए। तो हम ब्रिटेन से अपनी तुलना इस रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो ब्रिटेन से भिन्न है। हालांकि ब्रिटेन भी आजकल चल रहा है बुरी तरीके से, भयानक हिंसा के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि 3 छोटी छोटी बच्चियां, 10-12 साल की बच्चियां संगीत सीखने जा रही थी, म्यूजिक क्लास लेने जा रही थी, डांस क्लास लेने जा रही थी, और कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि डांस क्लास चले। नतीजा ये हुआ कि चाकू मार करके उन 3 बच्चियों की हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई, और तब से ब्रिटेन हिंसा की चपेट में है। हालांकि ये बेहद विभत्स कदम है, बेहद भयानक कदम है। न जाने लोगों की सोच किस दिशा में जा रही है। कट्टरपंथी विचारधारा किसी भी देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, आज आप वर्तमान ब्रिटेन, वर्तमान बांग्लादेश, इन सब के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो अच्छे लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन सब किसी न किसी कट्टरपंथी विचारों के नाम पर आज समस्याओं से ग्रसित है। एनीवे,
वो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग सारी बातों की चर्चा करते हैं। तो इन आधारों के, इन प्रावधानों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, लेकिन हम राष्ट्रपति को कठपुतली या रबर स्टैंप नहीं कह सकते। इस बात का एक्सप्लेनेशन हम आपको आगे लिखवाएंगे। अभी हम शक्तियां कंटिन्यू करते हैं, अभी शक्तियां कंटिन्यू कर ले रहे हैं, बाद में इसको हम आपको लिखा देंगे। इसके बाद आर्टिकल 73 ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी भारत सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये आर्टिकल 73 बताता है कि राष्ट्रपति किन किन विषयों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 73 ये कहता है कि राष्ट्रपति उन विषयों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यानी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति कार्यपालक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है, वे विषय 7वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। संविधान में हमने बताया है कि वर्तमान समय में 12 शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं। हर अनुसूची अलग अलग पर्पस से बनाई गई है। 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए बनाई गई है। किन किन विषयों पर किन्हें कानून बनाने का अधिकार होगा, संसद को, राज्य विधानमंडल को, इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है। वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब संघ राज्य संबंध पढ़ेंगे। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा, उन विषयों तक होगा जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है। जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 77 कहता है भारत सरकार का संचालन। ये आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रावधान भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रावधान है, पूरी गाइडलाइन दी गई है, पूरी गाइडलाइन दी गई है कि कैसे भारत सरकार की गतिविधियां चलाई जाएंगी। तो आर्टिकल 77 का पहला क्लॉज ये कहता है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों को, यानी कानूनों को लागू करने की शक्तियों को जब प्रयोग करेगी तो जो भी कार्य किए जाएंगे सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी जैसे कोई भी यात्रा होगी, जैसे अभी प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर गए थे, अभी अगस्त में यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। हालांकि स्थितियां बिगड़ रही हैं, कुछ कैलकुलेशन चेंज हो रहे हैं तेजी से। अगर कैलकुलेशन चेंज होते हैं तो यात्राएं भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये तय है कि अगस्त में लास्ट 10 डेज में वो यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं। तो अब जैसे प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जाएं या पहले रूस की यात्रा पर गए या अन्य देशों की यात्रा पर गए, उन यात्राओं में जाकर वे दूसरे देशों से संधियां करते हैं, समझौते करते हैं। हमारे विदेश मंत्री जाते हैं, अभी विदेश मंत्री कुछ देशों के दौरे पर थे, दूसरे देशों के मुखिया हमारे यहाँ आए विदेश मंत्री से मिलने, प्रधानमंत्री से मिलने, तो तरह तरह के समझौते होते हैं। ये जितने भी समझौते होते हैं ये अलग अलग मंत्री करते हैं, कभी प्रधानमंत्री करता है, कभी विदेश मंत्री करता है, कभी वाणिज्य या अन्य प्रकार के मंत्री करते हैं। जैसे चाबहार पोर्ट है ईरान में, चाबहार हमारा दोस्त है, ईरान हमारा दोस्त है, तो ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार पोर्ट है, उस चाबहार पोर्ट को अगले 10 साल के लिए भारत के साथ समझौता हो गया है। तो जो हमारे पोर्ट के मंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल उस समय, वो गए समझौता करने 10 साल के लिए। लेकिन ये जितने भी समझौते हो रहे हैं ये सब कुछ कर रहे हैं अलग अलग मंत्री, लेकिन संविधान के अंतर्गत यह माना जाएगा कि सब कुछ राष्ट्रपति ने किया है। यही माना जाएगा कि सब कुछ राष्ट्रपति ने किया है, क्योंकि भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। आपका एग्जाम यूपीएससी लेगा, यूपीएससी आपका जो चयन लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, वो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय को जारी कर देगा। भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेगा, नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि जाओ ज्वाइन करो, ट्रेनिंग अकेडमी जाओ, वहां पहुंचो। ये सब कुछ कौन कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है। वैकेंसी यूपीएससी निकाल रहा है, जो नियुक्ति पत्र है वो कार्मिक मंत्रालय निकाल रहा है। लेकिन क्या माना जाएगा कि सब कुछ राष्ट्रपति ने किया है, सब कुछ राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होता है, सिग्नेचर सब पर राष्ट्रपति की रहती है। भारत सरकार किसी दूसरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि अब तो निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य किए जा रहे हैं ना, तो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो जितने भी नए नए ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं हम निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब निजी क्षेत्रों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो संबंधित मंत्रालय करेगा। रेलवे का होगा तो रेलवे मंत्रालय करेगा, हाईवे का होगा तो सड़क और परिवहन मंत्रालय करेगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय करेगा। लेकिन सब पर सिग्नेचर राष्ट्रपति होंगे। यह माना जाएगा कि सब कुछ राष्ट्रपति ने किया है, सब कुछ राष्ट्रपति ने किया। कर नहीं रहा है कुछ, वो राष्ट्रपति भवन में बैठा है, वो कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन माना जाएगा कि सब कुछ राष्ट्रपति ने किया है, सब कुछ राष्ट्रपति ने किया है। इसका मतलब यही हुआ कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। अब ऐसे कैसे करे कोई, भरे कोई करेगा कोई और सब में नाम राष्ट्रपति का चलेगा, सब पर सिग्नेचर राष्ट्रपति की होगी। अब सब पर सिग्नेचर राष्ट्रपति कैसे कर पाएगा? एक दिन में हजारों फाइलें तैयार होती हैं, हर मंत्रालय, सारे मंत्रालय विभागों को मिला लीजिए, तो एक दिन में हजारों फाइलें तैयार होती हैं, वो हजारों फाइलें राष्ट्रपति भवन जाती हैं। अब राष्ट्रपति भवन में अगर राष्ट्रपति उन सब पर अपने सिग्नेचर करने बैठे तब तो वो बेहोश हो जाएगा, संभव ही नहीं है किसी के लिए, वो भी इस उम्र में दूर दूर तक संभव नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति का सिग्नेचर ही होता है सारी फाइलों पर अंततः, तो कैसे काम चले? तो इसके लिए एक दूसरी व्यवस्था बनाई गई है। दूसरी व्यवस्था बनाई गई है। दूसरी व्यवस्था क्या कहती है? दूसरी व्यवस्था ये कहती है कि जो भी भारत सरकार की कार्यवाहियां हैं या लिखित हैं, भारत सरकार के कोई आदेश या
कोई कार्यवाही या इसी तरीके के अन्य इंस्ट्रूमेंट, निर्देश हो, अधिसूचना हो, तमाम चीज़ें भारत सरकार जारी करती रहती है, आदेश देती है, निर्देश देती है, अधिसूचना जारी करती है ना, तरह तरह की गतिविधियां करती है, उसी से सरकार का कामकाज चलता है। तो जितने आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं हैं, ये सब उसी तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे जो तरीका राष्ट्रपति तय करे, क्योंकि राष्ट्रपति खुद सब पर सिग्नेचर कर नहीं पाएगा। तो राष्ट्रपति वो तरीका तय करेगा कि भाई कैसे ये सब प्रमाणित होंगे। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इन सबको प्रमाणित करने का तरीका तय करे, और अगर इस आधार पर किसी आदेश, निर्देश आदि को प्रमाणित किया गया है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, यानी राष्ट्रपति ने खुद उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, या वह राष्ट्रपति के द्वारा जारी लिखित नहीं है, यानी उसे राष्ट्रपति ने जारी नहीं किया है, या राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, और सरल भाषा में कहो, मान लो जैसे आपका नियुक्ति पत्र आएगा, या पहले तो फॉर्म आता था मेन एग्जामिनेशन का, तो ऑनलाइन भरा जाता है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं धीरे धीरे। तो मान लो जैसे आपके लिए नियुक्ति पत्र आता है, अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो अब अपॉइंटमेंट लेटर पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होंगे, लेकिन अब राष्ट्रपति ने नियम बना दिया कि भाई हमारे हस्ताक्षर की मुहर लगा दी जाएगी। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की मुहर होती है, ऑफिस में कागज जाता है, और जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, ऑफिस के लोग होते हैं, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की मुहर लगा देते हैं। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की मुहर लगा दी गई, तो मान लिया गया कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। अब हम इसे चुनौती नहीं दे सकते कि नहीं नहीं ये तो मुहर लगाई गई है, राष्ट्रपति ने खुद हस्ताक्षर नहीं किया है, क्या तो खुद हस्ताक्षर करें तभी हम ज्वाइन करेंगे, तो फिर रहने दो, फिर ज्वाइनिंग नहीं होगी फिर, क्योंकि आर्टिकल 77 क्लॉज 2 ये कहता है कि राष्ट्रपति वो तरीका तय करेगा जिस तरीके से कोई आदेश आदि प्रमाणित किए जाएंगे, कोई आदेश आदि प्रमाणित किए जाएंगे, ये राष्ट्रपति तय करेगा, और अगर उस तरीके से कोई आदेश आदि प्रमाणित कर दिए गए हैं तो उनको चुनौती नहीं दी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रपति ने खुद हस्ताक्षर नहीं किया, ये नहीं कहा जाएगा कि यह राष्ट्रपति के द्वारा जारी लिखित नहीं है, जारी आदेश नहीं है, यह राष्ट्रपति के द्वारा जारी आदेश नहीं है, ये नहीं कहा जाएगा। अब इसी बात को कैसे आर्टिकल 77 में कहा गया है क्लॉज 2 में, हम लोग इसी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं। भाव, इसका अर्थ यही है जो हमने अभी समझाया कि भारत सरकार द्वारा, या इसको ऐसे भी कह सकते हो राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति जारी करता है, राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों या अन्य लिखितों, इंस्ट्रूमेंट्स, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों यानी राष्ट्रपति के द्वारा जारी आदेशों या अन्य लिखितों को, लिखित मतलब आदेश भी लिखित है, इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, यहाँ लिखित शब्द लिखा गया है, बेसिकली साधन है, आदेश भी एक साधन है, निर्देश भी एक साधन है, अधिसूचना भी एक साधन है, नियम भी एक साधन है, विनियम भी एक साधन है, ये सब साधन है जिसके माध्यम से सरकार चलती है, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों या अन्य लिखितों को उस रीति से, उस तरीके से, रीति यानी तरीका, उस रीति से, उस तरीके से प्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति नियम बनाकर निश्चित करे, जो राष्ट्रपति नियम बना करके निश्चित करे। भारत सरकार की सारी कार्यवाही ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है। इस प्रकार प्रमाणित आदेशों आदि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, कि वह राष्ट्रपति द्वारा जारी या हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। अगर इस तरीके से कोई आदेश आदि प्रमाणित हो गए हैं तो उनको चुनौती नहीं दी जाएगी कि इस पर राष्ट्रपति ने खुद सिग्नेचर नहीं किया है, या इसको राष्ट्रपति ने खुद जारी नहीं किया है, इस आधार पर प्रमाणित नहीं किया, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। तो इसी तरीके से भारत सरकार की पूरी कार्यवाही आसानी से चलने लगती है। कोई भी मंत्री कोई निर्णय ले लेता है, ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने निर्णय ले लिया है। निर्णय किसने लिया? मंत्री ने लिया। माना क्या गया कि राष्ट्रपति ने लिया। क्यों? क्योंकि मंत्री निर्णय लेगा, फाइल राष्ट्रपति कार्यालय भेज देगा, वहां पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की मुहर रखी है, लग जाएगी। तो इसी तरीके से सारी कार्यवाहियां भारत सरकार की चलाई जाती हैं। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वह नाम मात्र का प्रधान है। तीसरी बात, इसमें तीसरा प्रावधान यह है, भारत सरकार की कार्यवाही को सुविधाजनक तरीके से चलाने के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा। भारत सरकार की कार्यवाही सुविधाजनक तरीके से चलाने के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे भारत सरकार का जो भी कामकाज होता है, जो भी गतिविधियां चलती हैं, कैसे फाइलों पर टिप्पणी लिखी जाएगी, कैसे फाइलों को आगे भेजा जाएगा, कैसे फाइलों पर निर्णय लिए जाएंगे, कैसे निर्णय लागू किए जाएंगे, यही सब भारत सरकार की कार्यवाहियां हैं। तो भारत सरकार की ये सारी कार्यवाहियां सरल तरीके से चलें, इसमें कोई बाधा ना हो, इसमें कोई चुनौती ना हो, सरल तरीके से चले, सुविधाजनक तरीके से चलें, इसके लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। इसके लिए नियम राष्ट्रपति बनाएगा। और मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा करने के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा। मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा किया जाता है ना, किसी को गृह मंत्रालय दे दिया गया, किसी को रक्षा मंत्रालय दे दिया गया, किसी को विदेश मंत्रालय दे दिया गया, देखा है आपने। तो ये जो मंत्रालयों का बंटवारा होता है,
कैसे मंत्रालयों का बंटवारा किया जाएगा, और मंत्रालय के आधार मंत्रालय बंटने के बाद लोग कैसे काम करेंगे, कैसे एक दूसरे मंत्रालय के बीच संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि एक मंत्रालय काम करता है तो दूसरे मंत्रालय से मिलजुल कर ही तो काम करेगा। जैसे बांग्लादेश में स्थितियां गंभीर हो गई तो विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया क्योंकि विदेश का मामला था, गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया क्योंकि वहां से जो अवैध घुसपैठिए अगर आ गए तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गड़बड़ करेंगे तो गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया। इस तरीके से रक्षा मंत्रालय भी सक्रिय हो गया क्योंकि सेना की भी जरूरत पड़ सकती है, सेना को भी हमेशा सतर्क रहने के लिए कह दिया गया। जब शेख हसीना को भारत लाने की बारी हो गई तो उपद्रवी उन्हें निशाना बना सकते थे, इसलिए सेना को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया कि भाई उनका विमान आ रहा है तो अच्छी तरीके से बिना किसी नुकसान के पहुंच जाए। तो ये भी आवश्यक था, कोई खतरा ना हो बीच में, तो रक्षा मंत्रालय भी इन्वॉल्व हो गया। तो जब भी देश में कोई एक काम होता है तो अकेला एक मंत्रालय नहीं करता, कई मंत्रालय मिलकर के काम करते हैं। तो जब मंत्रालयों के बीच कार्यों का बंटवारा होगा तो उनके बीच सहयोग सामंजस्य भी तो होगा, कैसे उनके बीच सहयोग बना रहे, कैसे तालमेल बना रहे, ये सब नियम बना करके राष्ट्रपति तय करता है। तो ये सब नियम बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। लेकिन हमने कहा तो कि राष्ट्रपति नियम बनाता है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति नियम नहीं बनाता। नोट, व्यवहार में ये नियम कैबिनेट सचिवालय बनाता है। व्यवहार में ये नियम कैबिनेट सचिवालय बनाता है। कैबिनेट सचिवालय क्या होता है? जब आईएएस कोई बनता है तो उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है देश का कैबिनेट सचिव बनने की। वो आईएएस का सबसे बड़ा पद है और कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का मुखिया होता है। कैबिनेट सचिवालय देश का सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय है। अगर हम आपसे पूछें कि इस देश में सबसे ऊंचा प्रशासनिक कार्यालय कौन सा है, ऑफिस कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कौन सा है, तो उसका नाम है कैबिनेट सेक्रेटरिएट। कैबिनेट सचिवालय दिल्ली में है, प्रधानमंत्री के नजदीक है क्योंकि प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो कैबिनेट सचिवालय देश का सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय होता है और इसका जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। देश का सबसे सीनियर आईएएस, सबसे क्वालिफाइड आईएएस, जो पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन जाता है, कम उम्र में आईएएस बन जाता है, पहले अटेम्प्ट में बन गया, कम उम्र में बन गया, वही कैबिनेट सचिव तक पहुंच पाता है। हर कोई नहीं पहुंच पाता, वही कैबिनेट सचिव तक पहुंच सकता है। तो कैबिनेट सचिवालय देश का सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय है। जो जिम्मेदारियां यहाँ राष्ट्रपति के नाम पर दी गई हैं, संविधान ये जिम्मेदारियां राष्ट्रपति को देता है, लेकिन राष्ट्रपति चूंकि नाम मात्र का प्रधान है इसलिए व्यवहार में इन जिम्मेदारियों का प्रयोग भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रावधान हो गया कि भारत सरकार की कार्यवाही कैसे चलती है। अब देखो, इन सब प्रावधानों से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति को करने का अधिकार नहीं है। शक्तियां सब राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, शक्तियां सब राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है, प्रधानमंत्री करता है। ये सब वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद है। नोट में पहली बात हो गई। नोट में दूसरी बात, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, तो कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है या उन्हें पदमुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है या उन पदों पर से लोगों को हटा सकता है, या उन पदों पर से लोगों को हटा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और हटाना, राज्यपाल इत्यादि। क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है इसलिए राष्ट्रपति आयोगों का गठन कर सकता है, आयोग का गठन कर सकता है, उनके अध्यक्ष सदस्य को नियुक्त या पदमुक्त कर सकता है, जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी इत्यादि। तो देश में जितने भी आयोग बनाए जाते हैं, महत्वपूर्ण आयोग, संवैधानिक आयोग, उन आयोगों का गठन भी राष्ट्रपति करता है, उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। तो कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। ये सब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं। बाकी राष्ट्रपति सरकार से सूचना भी मांग सकता है, वो सब हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों में चर्चा करेंगे, कैसे सूचना आदि मांगता है। तो समझ में आया राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां। कुल निचोड़ यही है सारी बातों का, अलग अलग शक्तियों का वो प्रयोग करता है। इन सारी शक्तियों पर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कुछ पर क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारा डिस्कशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। मिलिट्री पावर्स, वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां थी, यानी सरकार का मुखिया है वो, लेकिन केवल कहने के लिए, नाम मात्र के लिए। वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री है, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, इस नाम मात्र के मुखिया और वास्तविक मुखिया के बीच कैसे संबंधों का निर्धारण किया गया है, कैसे संबंधों का संचालन किया जाता है, ये सारी बातें संविधान में स्पष्ट की गई हैं, क्लियर की गई हैं, जिसे हम लोगों ने एक एक करके समझा है, पढ़ा है। अब सैन्य शक्ति की बात हम लोग करने जा रहे हैं। आर्टिकल 53 क्लॉज 2, यानी अनुच्छेद 53 में ही ये भी दी गई है। आर्टिकल 53 में ही कार्यपालक शक्ति है, आर्टिकल 53 में ही सैन्य शक्ति है, यानी राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्ति है वो कार्यपालक शक्ति का एक भाग है, कार्यपालिका शक्ति का ही भाग है।
जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है वो कार्यपालक शक्ति का ही भाग है। अब सैन्य शक्ति का मतलब क्या है, मिलिट्री पावर का मतलब क्या है? मिलिट्री पावर का मतलब है, सैन्य शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति सेना का प्रयोग कैसे करेगा। सैन्य शक्ति का मतलब यही है, सेना का प्रयोग कैसे करेगा, सेना में ऊंचे पदों पर नियुक्तियां कैसे की जाएंगी। सेना का काम है युद्ध लड़ना, तो दूसरे देशों से युद्ध लड़ने का निर्णय लेना, अगर युद्ध चल रहा है तो युद्ध पर विराम लगाना, युद्ध समाप्त करने की घोषणा करना। इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं, इन निर्णयों को हम सैन्य शक्तियां कहते हैं। तो सैन्य शक्तियों का अगर एग्जाम्पल हम लोग लें तो जैसे सेना में नियुक्तियां, जो नियुक्तियां आदि, सेना में अपॉइंटमेंट होता है, प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है, पद से हटाया जाता है, पद मुक्ति होती है, ये सारी चीजें। तो सेना में नियुक्तियां आदि, युद्ध का निर्णय, युद्ध विराम का निर्णय इत्यादि, ये सब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आपको समझने के लिए बताया कि सैन्य शक्ति का मतलब ये सारी शक्तियां हैं। उदाहरण देकर के हमने आपको बताया कि सैन्य शक्ति का मतलब ये सारी शक्तियां हैं। कैसे सैन्य शक्ति का प्रयोग होगा? आर्टिकल 53 क्लॉज 2 ये कहता है कि सैन्य बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। सैन्य बलों का सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित होगा। सैन्य बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। सुप्रीम कमांड, कमांड मतलब आदेश देने की शक्ति, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। तो सैन्य बलों को सबसे बड़े आदेश देने की जो शक्ति होगी यानी सुप्रीम कमांड होगा, वो राष्ट्रपति में ही निहित होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा, यानी सेना का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश से ही होगा। सेना का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश से ही होगा, क्योंकि सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा, यानी तीनों सेनाओं का प्रधान होगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रधान होगा, राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का मुखिया होगा। ये बात आप जानते हैं। लेकिन अब यहां पर एक शर्त है, ये शर्त हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सरल क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते। तो ये वाला तो बात सरल थी, ये आप सब जानते हैं, तो ये तो सवाल आएगा नहीं। तो प्रश्न कहां से आएगा? हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास सारी सैन्य शक्तियां नहीं है। लेकिन अब देखो, हमने आर्टिकल 53 और 74 पढ़ लिया। अब आगे जहां जहां हम लोग पढ़ेंगे ये मानकर चलेंगे कि 74 क्लॉज 1 राष्ट्रपति के साथ हमेशा चिपका हुआ है। राष्ट्रपति जहां भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा, राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। राष्ट्रपति जो कुछ भी करेगा वो मंत्रिपरिषद की राय से करेगा, वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा। तो सब कुछ मंत्रिपरिषद की राय से ही होगा, प्रधानमंत्री की राय से होगा। यानी यहां जब राष्ट्रपति सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करता है तो सैन्य शक्ति का प्रयोग करने में वह मंत्रिपरिषद की राय ही लेगा। बिना मंत्रिपरिषद की राय के वो इन सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। बिना मंत्रिपरिषद की राय के वह इन सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की राय पर निर्भर होगा। एक बात। लेकिन यहां जब सैन्य शक्तियों के प्रयोग करने की बात की गई है तो एक और शर्त लगाई गई है। वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन होगा। राष्ट्रपति जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा। संसद कानून बनाती है और संसद कानून बना करके तय करती है कि सैन्य शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, यानी सेना में नियुक्तियां आदि कैसे होंगी, युद्ध आदि की घोषणाएं कैसे होती हैं, कैसे युद्ध विराम आदि की घोषणाएं होती हैं। इन सारी बातों के संबंध में, सेना के प्रयोग के बारे में संसद ने कानून बना रखा है और राष्ट्रपति जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो संसद के कानून के अधीन करेगा। हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है कि भाई अगर मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है तो मंत्रिपरिषद तो मनमाने तरीके से सलाह दे सकती है। नहीं, मंत्रिपरिषद मनमाने तरीके से सलाह नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि संसद ने जो कानून बनाए हैं उन्हीं कानून के अधीन ही मंत्रिपरिषद को मंत्रिपरिषद सलाह देगी। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों का प्रयोग संसद के कानून के अधीन होगा। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों का प्रयोग संसद के कानून के अधीन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि संसद सैन्य शक्तियों के लिए जो कानून बना चुकी है, मंत्रिपरिषद उन्हीं कानून की सीमा में रहते हुए राष्ट्रपति को सलाह देगी। राष्ट्रपति को सलाह देगी, यानी यहां मनमाने तरीके से कार्य नहीं हो सकता। मनमाने तरीके से कार्य नहीं हो सकता। तो यह सैन्य शक्तियों के बारे में प्रावधान है। अब कूटनीतिक शक्तियां। डिप्लोमेटिक पावर्स। कार्यपालिका शक्ति का मतलब है सरकार चलाने से संबंधित शक्ति। सैन्य शक्ति का मतलब है सेना का प्रयोग करने से संबंधित शक्ति। और कूटनीतिक शक्तियों का मतलब है दूसरे देशों से संबंध बनाने और चलाने की शक्ति। विदेशों से संबंधों का संचालन, दूसरे देशों से संबंधों का संचालन करने की शक्ति। क्योंकि दूसरे देशों से अलग अलग रिलेशन बनते हैं सरकार के। हमारे कुछ देशों से अच्छे रिलेशन हैं, कुछ देशों से बहुत अच्छे रिलेशन हैं, कुछ देशों से बिल्कुल अच्छे रिलेशन नहीं है। जैसे पड़ोस में पाकिस्तान और चीन है, अब लगता है बांग्लादेश भी जुड़ जाएगा। वैसे ना हो तो अच्छा है, लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा अभी तो पता नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के बांग्लादेश से बाहर हो जाने के बावजूद भी बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, बांग्लादेश में अशांति रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस अक्षम हो चुकी है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, थाने जलाए जा चुके हैं,
50 से ज़्यादा थाने पूरी तरीके से नष्ट किए जा चुके हैं। थानों से पुलिस वालों ने भाग करके अपनी जानें बचानी शुरू कर दी हैं। पुलिस वालों ने नौकरी पर जाना छोड़ दिया है। सेना ने हिंसा करने वाले लोगों पर दमन करने का रास्ता छोड़ दिया है। यानी खुली छूट मिल गई है बांग्लादेश में कि जितना उपद्रव कर सकते हो, जितना तांडव कर सकते हो करो। यानी न जाने कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, इतना अच्छा देश इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन देखते देखते पूरा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई, पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई देखते देखते। चिंताजनक बात है, बेहद चिंता की बात है। फिलहाल तो दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन होंगे कैसे? दूसरे देशों के साथ हम कौन से संधियां करेंगे, समझौते करेंगे? दूसरे देशों के साथ संबंधों के संचालन का मतलब होता है दूसरे देशों से संधियां करना, राजदूतों की नियुक्ति करना इत्यादि। हम सब दूसरे देशों से संधियां करते रहते हैं, समझौते करते रहते हैं, दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजते हैं जो हमारे देश के प्रतिनिधि होते हैं उन देशों में, जैसे अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी देशों में हमारे राजदूत हैं। इसी तरीके से दूसरे देश भी अपने राजदूत हमारे यहाँ भेजते हैं, एम्बेसडर हमारे यहाँ भेजते हैं। दिल्ली में सारे दूतावास बने हुए हैं, अमेरिका की एम्बेसी यानी अमेरिका का दूतावास, फ्रांस का दूतावास, जापान का दूतावास, ऑस्ट्रेलिया का दूतावास और छोटे छोटे देशों के भी दूतावास। तमाम पूरी जमीन का टुकड़ा ही एक बहुत बड़ा केवल दूतावासों के लिए है, एम्बेसीज के लिए है, एम्बेसीज के लिए है, दूतावासों के लिए है। इसका मतलब यह है कि दूसरे देश जो अपने प्रतिनिधि हमारे देश में भेजते हैं, दूसरे देश जो अपने प्रतिनिधि हमारे देश में भेजते हैं, वे प्रतिनिधि हमारे देश की सरकार और उस देश की सरकार के बीच एक संचार साधन के रूप में काम करते हैं, एक कम्युनिकेशन लिंक के रूप में काम करते हैं। हमें दूसरे देश से कोई संपर्क करना होता है तो हम इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, तो इनको हम लोग राजदूत कहते हैं। पहले राजाओं के दूत होते थे ना, तो अब इसी व्यवस्था को, जो पहले राजा एक दूसरे के दूत भेजा करते थे, पहले समय समय पर भेजा करते थे, अब परमानेंट अपॉइंट हो जाते हैं। अब परमानेंट अपॉइंट हो जाते हैं। हर देश एक दूसरे देश में अपने राजदूत भेजता है, एम्बेसडर भेजता है। ये या तो सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं, या विदेश मामलों के जानकार होते हैं, या ऐसे ही विशेषज्ञ लोगों को, आईएफएस अधिकारी होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी होते हैं, जैसे एस जयशंकर आईएफएस अधिकारी थे, कई सारे देशों में राजदूत भी रह चुके थे। तो इसी तरीके से दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति की जाती है जो दूसरे देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। ये सारी शक्तियां कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन हमारे लिए यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शक्तियों का संविधान में वर्णन नहीं है। इन शक्तियों का संविधान में वर्णन नहीं है। वास्तव में ये सब कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत ही गिन ली जाती है। सब कुछ प्रधानमंत्री करता है, सारे निर्णय प्रधानमंत्री लेता है, इन सारी चीज़ों के बारे में विदेश मंत्री लेता है, लेकिन ये माना जाएगा कि सब कुछ राष्ट्रपति ने किया है, सब कुछ राष्ट्रपति के माध्यम से किया गया है। तो इन सारी कूटनीतिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, जिससे दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन बने रहे। पहले क्या होता था, जब पुराने समयों में हम लोग राष्ट्रपति को विदेश यात्राओं पर भेजते थे, जिससे कि राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ बातचीत करके हमारे देश के संबंध को और बेहतर बना सके। तो पहले भारत के राष्ट्रपति को दूसरे देशों में भेजा करते थे कि जिससे संबंध अच्छे बने रहे। लेकिन अब जब आर वेंकट रमन राष्ट्रपति बने और भी कुछ राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भारत सरकार से कहा कि भाई राष्ट्रपतियों के विदेश यात्राओं में जाने पर बहुत खर्चा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, सेना ही सारा प्रबंध करती है राष्ट्रपति की विदेश यात्रा का। सेना जाती है साथ में, और भी बहुत सारे लोग जाते हैं, खाना बनाने वाला अलग जाएगा, सफाई करने वाला अलग जाएगा, कपड़ा साफ करने वाला अलग जाएगा, सब छोटी छोटी बातें। तो एक बहुत बड़ा लंबा दल, 40-50 लोगों का दल जाता है राष्ट्रपति की सुविधा का ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा सुरक्षाकर्मी अलग। तो राष्ट्रपतियों ने प्रधानमंत्रियों से कहा कि भाई हमको विदेश यात्रा पर कम भेजो, जहाँ बहुत जरूरी हो वहाँ भेजो बस। जैसे अभी हमारी राष्ट्रपति गई हैं, फिजी गई हैं यात्रा पर, उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत भी किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। तो जहाँ बहुत आवश्यकता हो वहाँ राष्ट्रपति को भेजा जाए, अन्यथा राष्ट्रपति को भेजा ना जाए। सारे सरकारों में इस बात का ध्यान रखा गया, राष्ट्रपति को विदेश यात्राएं कराई जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश में सम्मान का प्रतीक है। तो जब दूसरे देशों से निमंत्रण आता है तो राष्ट्रपति जाता है। जैसे जब अभी पिछले साल बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाई गई, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया, हथौड़े मार मार कर उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया जो पार्लियामेंट के सामने लगी थी, और उपद्रवियों ने उनकी मूर्तियों पर खड़े होकर के यूरिन की, पेशाब कर दिया। अब शर्म आती है, बताने में शर्म आती है, लेकिन उनको करने में शर्म नहीं आई। पता नहीं कहाँ के जाहिल लोग हैं, तो जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। मुजीबुर रहमान ने इतना बड़ा आंदोलन न किया होता तो बांग्लादेश का जन्म नहीं होता। जो वास्तव में बांग्लादेश के जनक कहे जा सकते हैं, उनके साथ इस तरीके की दुर्भावना, कहाँ से इतनी बड़ी खिसियाहट और कहाँ से इतनी बड़ी खींच लेकर के लोग आए। और युवा हैं, करने वाले कौन है? युवा हैं, गजब के युवा हैं भाई, उद्दंड हैं, लेकिन कट्टरपंथी हैं, सब कट्टरपंथी विचारों वाले लोग हैं। उसी कट्टरपंथ ने, यानी कट्टरपंथ इतना हावी है कि वे क्या कर रहे हैं उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है, उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है। बड़ी शर्मनाक तरीके से घटनाएं घटी हैं। एनीवे, तो मैं बता रहा था कि बांग्लादेश में जब शेख मुजीबुर रहमान की, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, बांग्लादेश कहा जाता है, जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, उन्होंने भारत सरकार को औपचारिक निमंत्रण दिया कि भाई आना है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जाते, लेकिन उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की, प्रधानमंत्री तो आएंगे ही लेकिन राष्ट्रपति भी आए। उन्होंने राष्ट्रपति के लिए पर्सनल रिक्वेस्ट भेजी, प्रधानमंत्री को भी आना है और राष्ट्रपति को भी आना है। तो जब उन्होंने व्यक्तिगत रिक्वेस्ट की दोनों लोगों से बातचीत करके, तो राष्ट्रपति भी गए उस समारोह में और प्रधानमंत्री भी गए उस समारोह में। तो राष्ट्रपतियों को ऐसे भेजा जाता है जहां इस तरीके से रिक्वेस्ट आती है, या राष्ट्रपतियों को भेजा जाना जरूरी है, अन्यथा राष्ट्रपति विदेश यात्राओं पर नहीं जाते। केवल अपवाद इसका प्रतिभा पाटिल है, इसका एक्सेप्शन केवल प्रतिभा पाटिल है, जिन्होंने केवल घूमने के लिए विदेश यात्राएं की। सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं उन्होंने अपने कार्यकाल में की, 22 विदेश यात्राएं की उन्होंने अपने कार्यकाल में। और जब जब अपने कार्यकाल में विदेश यात्राएं की तो पूरे खानदान के साथ की उन्होंने, परिवार के ही नहीं बल्कि पूरे खानदान के साथ की। पूरा खर्चा भारत सरकार ने किया, यानी उन्होंने भारत सरकार का पैसा बहुत बर्बाद किया एक तरीके से कहें, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। तो ये एक अपवाद का कार्यकाल है जहां उन्होंने भारत सरकार के खूब पैसे बर्बाद किए विदेश यात्राओं में। अन्यथा जो इसके पहले के राष्ट्रपति रहे हैं और इसके बाद के राष्ट्रपति रहे हैं, उन सब लोगों ने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा विदेश यात्राओं पर भेजा न जाए। तो अन्यथा कूटनीतिक संबंधों के संचालन के लिए राष्ट्रपति भी स्वयं विदेश यात्राओं पर जाता रहा है। तो
अब कम जाता है। ये परंपरा हमने डेवलप की है, ये परंपरा विकसित की गई है। तो ये कूटनीतिक शक्तियां हो गई। अब कूटनीतिक शक्तियों के बाद हम लोग विधायी शक्तियों की चर्चा करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां। अब विधायी शक्तियों का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है? विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति, तो कानून बनाने की शक्ति तो संसद के पास होती है, क्योंकि कानून बनाने का कार्य संसद का है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सरकार के 3 अंगों में कि संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसके आधार पर न्याय देती है। लेकिन यहाँ विधायी शक्ति में केवल कानून बनाने की शक्ति ही शामिल नहीं होती, बल्कि कानून बनाने से जुड़ी हुई कुछ अन्य शक्तियां भी शामिल होती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे? पहली बात यह है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, सदस्य नहीं। ये आर्टिकल 79 कहता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, सदस्य नहीं। सदस्य होने का मतलब होता है कि संसद की बैठकों में जो भाग लेते हैं, वहां चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वे सदस्य होते हैं। और अंग का मतलब यह है कि संसद की बैठकों में राष्ट्रपति भाग नहीं लेगा, लेकिन जो विधायी कार्य हैं यानी कानूनी कार्य हैं, उन कानूनी कार्यों से निकटता से जुड़ा रहेगा, कानून बनाने के कार्य से निकटता से जुड़ा रहेगा। कैसे? चर्चा करेंगे आगे। दूसरी बात, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। मनोनीत करने का मतलब है मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त करना, मनोनीत करना, जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नामित कर सकता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त कर सकता है। ये लोग चुने नहीं जाते, इन लोगों को मनोनीत किया जाता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो विशेषज्ञ होते हैं किन क्षेत्रों के? विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के। ऐसा इसलिए जिससे राज्यसभा को एक विशेषज्ञ सदन बनाया जा सके, राज्यसभा एक विशेषज्ञ सदन के रूप में काम करे इसलिए। अब ये बात अलग है कि राज्यसभा में कट्टा और बम चलाने वाले विशेषज्ञ पहुंच गए हैं, क्योंकि वर्तमान राज्यसभा में 22%, 22% आपराधिक छवि के लोग हैं, जिन पर गंभीर अपराध करने के भी आरोप लगे हैं। तो एक अलग बात है, लेकिन हमने राज्यसभा की कल्पना एक विशेषज्ञ सदन के रूप में की है, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। तीसरी बात, राष्ट्रपति संसद की बैठक, संसद के सत्र कहते हैं उसे, संसद के सत्र यानी बैठक कहते हैं बोलचाल में, संसद के सत्र को आहूत करता है यानी बुलाता है। एवं सत्रावसान करता है यानी समापन करता है। तो संसद की बैठकों को बुलाना सम्मन करना कहलाता है, और संसद की बैठकों का खत्म करना यानी सत्रावसान करना प्रोरोगेशन कहलाता है। जैसे संसद की बैठक चल रही है इस समय बजट पारित करने को लेकर के, संसद का सत्र चल रहा है, इसको कहते हैं सेशन। संसद के सत्र यानी सेशन, बैठक, अधिवेशन भी कहते हैं, अधिवेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही शब्द है सेशन, हिंदी में सत्र भी लिखा मिलता है, अधिवेशन भी लिखा मिलता है, बैठक भी लिखी मिलती है, कई सारे हिंदी में अनुवाद लिखे मिलते हैं। तो संसद का जो सत्र चलता है, जो बैठक चलती है या जो अधिवेशन चलता है, उसको कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। उसको कहते हैं आहूत करना। तो आहूत करना भी ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आहूत करना। तो संसद की बैठकों को सम्मन कर सकता है, आहूत कर सकता है, बुला सकता है राष्ट्रपति। और जब इनको खत्म करना होगा तो खत्म भी राष्ट्रपति करेगा, इसको कहते हैं सत्रावसान करना, प्रोरोगेट करना। ये भी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 85, कब कैसे बैठक बुलाई जाती है, कब कैसे खत्म की जाती है, वो चर्चा आगे करेंगे हम लोग। लोकसभा को भंग करना, यह भी आर्टिकल 85 में है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भंग करने का मतलब होता है कि जब लोकसभा गठित हो जाती है, जैसे वर्तमान लोकसभा बन गई, अब लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो जैसे ही 5 साल पूरे होंगे लोकसभा अपने आप भंग हो जाएगी, या इसे कहते हैं विघटित हो जाना। लोकसभा अपने आप विघटित हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। भंग करना, या इसको विघटन भी कहते हैं, इंग्लिश में डिसॉल्व कहते हैं। तो जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, जैसे ही 5 साल पूरे होंगे लोकसभा अपने आप भंग हो जाएगी, यानी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब जो नई लोकसभा चुनी जाएगी वो कार्य करना शुरू करेगी 5 साल के बाद, तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसको भंग हो जाना कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा को 5 साल से पहले ही उसके कार्यकाल को खत्म कर देना पड़ता है। ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे अवसर आए। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, क्योंकि बहुत सारे नेता आपस में ही प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में झगड़ा करने लगे, तो आपस में ही खींचतान शुरू हो गई, आपस में ही द्वंद्व शुरू हो गया। तो मोरारजी देसाई ने बहुमत खो दिया लोकसभा में, तो उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी कि भाई ऐसा करो कि हमारी सरकार तो गिर गई, विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी, यशवंतराव चौहान कांग्रेस के नेता थे, तो वो लोग सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, उनके पास बहुत कम सीटें थी, तो आप लोकसभा का कार्यकाल समाप्त कर दो और नया चुनाव करा लो, यानी लोकसभा भंग कर दो। लेकिन राष्ट्रपति ने यह बात नहीं मानी, राष्ट्रपति को लगा बार बार चुनाव कराना ठीक नहीं है, तो उन्होंने दूसरी सरकार बनाने के बारे में लोगों से पूछा, बातचीत की। तो चौधरी चरण सिंह सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए। कांग्रेस ने कहा कि हम उन्हें बाहर से समर्थन देंगे। बाहर से समर्थन देने का मतलब है कि कांग्रेस के सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब विश्वास प्रस्ताव पेश होगा तो सरकार का ही समर्थन करेंगे। तो कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन बाहरी समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बस 2 ही महीने के लिए। 2 महीने बाद कांग्रेस ने अपना फिर से समर्थन वापस ले लिया। जब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो चौधरी चरण सिंह की भी सरकार गिर गई। चरण सिंह ने भी राष्ट्रपति को सिफारिश की कि भाई हमारा कार्यकाल सरकार का खत्म हो गया है, इसलिए
अब कोई दूसरी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है, इसलिए लोकसभा का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाए, यानी लोकसभा भंग कर दी जाए और चुनाव करा लिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति को लगा कि भाई चलो एक बार और कोशिश करते हैं कि सरकार बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि बार बार चुनाव कराना देश के हित में नहीं है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो नीलम संजीव रेड्डी ने सारे प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास उनके सफल नहीं हुए। इसलिए जब उन्हें लगा कि भाई सरकार अब नहीं बन पाएगी, तो वैसे तो 1977 में इलेक्शन हुए थे, नेक्स्ट इलेक्शन होते 1982 में, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल उन्हें पहले ही समाप्त करना पड़ा, यानी लोकसभा बीच में भंग करनी पड़ी, और 1980 में उन्हें इलेक्शन डिक्लेयर करना पड़ा लोकसभा का। तो इस तरीके से लोकसभा का कार्यकाल समाप्त घोषित कर देना, ये लोकसभा भंग करना या लोकसभा का विघटन करना कहलाता है। तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा भंग कर सकता है, यानी लोकसभा का विघटन कर सकता है। अगली बात, संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करना, यानी संबोधन करना एवं संदेश भेजना, आर्टिकल 86। दोनों लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। दूसरा, राष्ट्रपति का विशेष, इसका मतलब है अनिवार्य, या राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, आर्टिकल 87। इसका मतलब है कि अनिवार्य संबोधन यानी भाषण। दो अवसर हैं जब राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। कौन से दो अवसर हैं? पहला, प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, और दूसरा, साधारण निर्वाचन के पश्चात संसद का पहला सत्र। ये आर्टिकल 86 और 87 है जो हमने लिखा। अब हमने क्या लिखा यहाँ पर, ध्यान से सुनो। अभी आपने देखा होगा, अगर आपने इन गतिविधियों को वॉच किया है तो आपने देखा होगा। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आर्टिकल 86 कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद के दोनों सदनों में भाषण कर सकता है जब चाहे। संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, यानी संसद के दोनों सदनों में भाषण कर सकता है। और संसद के दोनों सदनों को कोई संदेश भी भेज सकता है, मैसेज भी भेज सकता है। मैसेज भेजने का मतलब क्या है? अगर उसे लगता है कि सदन में कामकाज ठीक से नहीं हो रहा है तो मैसेज भेज देगा, ठीक से काम करो तुम लोग बैठ करके, तो दंडता मत करो, हंगामा मत करो। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। ये 86 कहता है। आर्टिकल 87 कहता है कि दो अवसर पर राष्ट्रपति का विशेष संबोधन होगा, विशेष रूप से भाषण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो अवसर ऐसे हैं जब राष्ट्रपति के लिए संसद में भाषण करना जरूरी है। जरूरी है, अनिवार्य संबोधन है, मैंने लिखा। दो अवसर हैं जब राष्ट्रपति के लिए संसद में भाषण करना जरूरी है, यानी दो अवसरों पर संसद की कार्यवाही राष्ट्रपति के भाषण से ही शुरू होगी। यानी पहले राष्ट्रपति आकर के अपना भाषण देगा, अभिभाषण कहते हैं, स्पीच देगा, उसके बाद ही संसद की कार्यवाही शुरू होगी। कौन कौन से दो अवसर हैं? पहला है प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, हर साल की जो पहली बैठक होगी। साल का मतलब है, वर्ष का मतलब है जनवरी से शुरू होने वाला वर्ष, यानी कैलेंडर ईयर। इसको कैलेंडर ईयर कहते हैं, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। तो इस कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी के बाद जो पहला सेशन शुरू होगा वो राष्ट्रपति के स्पीच से शुरू होगा। हम लोगों का जो पहला सेशन शुरू होता है वो 28-29 जनवरी के आसपास से शुरू हो जाता है। अब इसमें बजट पेश किया जाता है, इसलिए इसको बजट सेशन भी कहते हैं, बजट सेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में आता है कि राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से किन सत्रों को संबोधित करता है और उसमें बजट सेशन भी रहता है, तो आपका आंसर बजट सेशन नहीं होगा, नहीं होगा। हमारा आंसर केवल पहला सत्र होगा। ये तो एक ब्रिटिश परंपरा है जिसके कारण पहला सत्र हमारा बजट सत्र है। हम इस परंपरा को बदल सकते हैं और बजट सत्र को बाद में भी, जैसे इस समय देखो बजट सत्र कब शुरू हुआ? अभी शुरू हुआ, मानसून में चल रहा है। इस समय तो बजट सत्र अभी शुरू हुआ, मानसून में शुरू हुआ। तो ये परंपरा है, हम बजट सत्र बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करना चाहिए, शुरुआत में ही कर देना चाहिए था। क्यों? कभी उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो हमारे यहाँ बताने का आशय यह है कि अगर आपके क्वेश्चन में बजट सत्र ऑप्शन है कि राष्ट्रपति किन सत्रों को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, तो हमारा आंसर बजट सत्र नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर होगा प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। राष्ट्रपति पहले सत्र को संबोधित करता है, बजट सत्र को राष्ट्रपति संबोधित नहीं करता, पहले सत्र को संबोधित करता है। तो जब बजट सत्र बुलाया जाता है 28-29 जनवरी को, राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होता है, तो बजट सत्र होने के नाते राष्ट्रपति संबोधित नहीं करता, पहला सत्र होने के नाते राष्ट्रपति संबोधित करता है। समझ रहे हैं इस बात को? बजट सेशन होने के कारण राष्ट्रपति भाषण नहीं देता। राष्ट्रपति भाषण इसलिए देता है क्योंकि वो इस वर्ष का पहला सत्र है, पहला अधिवेशन है, पहली बैठक है। तो हर साल की पहली बैठक राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होगी, कहने का मतलब है। दूसरी बात, जब साधारण निर्वाचन होगा, इसको आम चुनाव भी कहते हैं, जनरल इलेक्शन कहते हैं। लोकसभा के चुनाव को जनरल इलेक्शन कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। बोलचाल में आम चुनाव कहते हैं या साधारण निर्वाचन कहते हैं, इंग्लिश में जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो जनरल इलेक्शन कहलाता है, साधारण निर्वाचन कहलाता है। तो साधारण निर्वाचन के बाद जब संसद की पहली बैठक बुलाई जाती है तो हमेशा राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है। जब भी राष्ट्रपति इन दो मौकों पर संसद को संबोधित करता है तो दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। राष्ट्रपति हमेशा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है, ये परंपरा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। अब जैसे देखो, अभी जो 18वीं लोकसभा बनी, जून में रिजल्ट आया, और जब लोकसभा का गठन हुआ तो लोकसभा का गठन होने के बाद जब सेशन की शुरुआत हुई तो राष्ट्रपति के भाषण से शुरू हुई। पहले द्रौपदी मुर्मू संसद में आई, द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया और संबोधन के बाद ही संसद का सत्र शुरू हुआ, संसद की बैठक शुरू हुई। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, समाचार पत्रों वगैरह में पढ़ा होगा, अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहे हैं तो जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर ही हमारी व्यवस्था चलती है। डिपेंड ये करता है कि आप कितने कीन ऑब्जर्वर हैं। आप हमारे इस सिस्टम को, जिस सिस्टम में आप प्रवेश करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उस सिस्टम को आप कितना ऑब्जर्व करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है।
तो लेकिन ये सिस्टम इसी तरीके से लागू होता है। आप जॉब करें या ना करें, हमें इन सिस्टम्स के बारे में पता तो होना ही चाहिए कि संसद की बैठकें क्या होती हैं, कब बुलाई जाती हैं, बैठकों में क्या होता है। ये सारी बातें तो एक कॉमन मैन होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते हमें पता होनी चाहिए। और सिविल सेवा का अभ्यर्थी होने के नाते तो जरूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिविल से इन्हीं सारी चीज़ों में आपको काम करना है। जब संसद की बैठकें बुलाई जाती हैं तो मंत्री भी संसद की बैठकों में भाग लेने जाते हैं। आप जब आईएएस अधिकारी बन जाओगे तो मंत्री के साथ आप भी जाओगे, मंत्री को आप ही सलाह दोगे कि ये सवाल पूछा गया है, ये जवाब देना है। तो अगर इतनी समझ नहीं है तो काहे का आईएएस, काहे का अधिकारी? इसलिए हम लोग जिन लोगों को सिविल सेवाओं में भेजते हैं वो बहुत समझदार लोगों को चुनते हैं, बहुत समझदार लोगों को चुनते हैं। बहुत समझदार लोगों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि मंत्री जो सवालों के जवाब दे रहा है, जो सवाल पूछे गए हैं, उन सबका जवाब कौन देगा? कहने के लिए तो मंत्री देता है, तैयार कौन कराता है? आईएएस अधिकारी तैयार करवाता है। इसीलिए इस देश में आईएएस का इतना रुतबा है और इसीलिए सबसे अच्छा दिमाग आईएएस में लाने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको भी आईएएस बनना है तो अपना दिमाग ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अगर बनना है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अगली बात, अगर आईएएस बनना है तो दिमाग तेज बनाना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा चाहेंगे सरकार वैसा ही काम करती है। आप जैसा चाहेंगे सरकार वैसी ही भूमिका निभाती है। आईएएस जैसा चाहते हैं सरकार वैसे ही काम करने के लिए विवश होती है। सारी पावर इनके हाथों में होती है, इन्हीं की सलाह पर निर्णय लिए जाते हैं। पता चला सलाह ही नहीं आ रही है दिमाग में। इसीलिए हम लोग आईएएस का एग्जाम इतनी कठिनाई से लेते हैं, इसीलिए पेपर इतना कठिन बनाते हैं, इसीलिए सिलेबस इतना वास्ट रखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास समझ हो वही आए, जो समझदार ना हो वो ना आए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। समझदार लोग आएंगे तो देश का शासन अच्छा चलेगा, समझदार लोग नहीं आएंगे तो हमारा देश पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश बन जाएगा। इसलिए समझदार लोगों की जरूरत है शासन व्यवस्था में, और यही सिस्टम है जिस सिस्टम में हमें काम करना है, आपको काम करना है आईएएस बन करके। तो सेवंथ, ये हमने कौन सा पॉइंट लिखा? 6 पॉइंट लिखा। 7 पॉइंट, अब जब बहुत सारे विधेयक पेश किए जाते हैं, जैसे संसद में कानून बनना होता है, हमने आपको बताया कि संसद कानून बनाने वाली संस्था है, कानून बनाने का कार्य संसद करती है। लेकिन संसद के कानून बनाने में राष्ट्रपति का भी रोल रहता है। राष्ट्रपति का रोल कैसे रहता है? संसद कानून बनाने के लिए एक खाका तैयार करती है, ड्राफ्ट तैयार करती है, उसको विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जैसे अभी देखो कुछ विधेयक संसद में पेश किए जा रहे हैं, पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में, तो इसको विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो संसद में उस पर चर्चा होती है, और संसद जब उसे पारित कर देती है तो फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा वो कानून नहीं बनेगा। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का एक अहम किरदार है, राष्ट्रपति का अहम रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अंग है, क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया में केवल संसद ही शामिल नहीं है बल्कि राष्ट्रपति भी शामिल है। तो अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात यह है कि हमने आपको बताया कि कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे। राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा कानून नहीं बनेगा। लेकिन अब इससे भी पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संसद में कोई विधेयक पेश किया जाता है, विधेयक क्या होता है? कानून बनाने का ड्राफ्ट। कैसे पेश किया जाता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयकों पर चर्चा कैसे होती है, ये सब संसद में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जब कुछ विधेयक संसद में पेश करने होते हैं तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो वो विधेयक संसद में पेश ही नहीं होंगे, संसद में पेश ही नहीं होंगे। कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको संसद में पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, संसद में चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है। कुछ विधेयकों पर, सब पर नहीं होती। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जाएंगे, संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे राज्यों का निर्माण करने, नए राज्य बनाने। राज्यों का निर्माण करने का मतलब नए राज्य बनाने, जैसे तेलंगाना बना नया राज्य, उत्तराखंड बना नया राज्य, ये सब बाद में नए राज्य बने। अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा राज्य बनाने की मांग चर्चा के केंद्र में है। तो राज्यों का निर्माण करने, नाम बदलने, किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया, पहले उड़ीसा कहते थे इसको। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, पहले मद्रास कहते थे। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, पहले मैसूर कहलाता था, अब कर्नाटक है। अभी भी कुछ राज्यों के नाम बदलने बाकी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम का क्या मतलब है? जब पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल था अंग्रेजों के जमाने के समय, तब तो बात अलग थी। जब बंटवारा हो गया 1947 में देश का, तो बंगाल को बंगाल कहना चाहिए, पश्चिम शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, हटा देना चाहिए। तो नाम बदलना जरूरी है उसका, पश्चिम शब्द का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन अब राज्य की सरकार और संघ की सरकार में उसमें सहमति नहीं हो पा रही है। जो वहाँ शासन चलाती हैं दीदी और जो केंद्र में शासन चलाते हैं दादा, दोनों के बीच पट नहीं रही है। तो दोनों के बीच रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए समझौता, सहमति नहीं बन पा रही है। पहले भी यही स्थिति रही, तो सहमति नहीं बन पाई। राज्यों का निर्माण करने, नाम बदलने, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने, संबंधी विधेयक, इस तरीके के अगर कोई विधेयक पेश करने हैं, प्रस्तुत करने हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसे विधेयक पेश नहीं किए जा सकते। धन विधेयक, मनी बिल, क्या होता है धन विधेयक? अभी बस लिख लो, आगे बताएंगे। धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, इन सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्बंधन यानी रोक लगाने वाला विधेयक इत्यादि। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य का मतलब क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार कारोबार होता है ना। एक राज्य कोई वस्तु बनाता है, बाकी सारे राज्यों में भेजता है। एक राज्य से कोई सेवा दूसरे राज्य में दी जाती है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार वाणिज्य, इनकी जो आज़ादी दी गई है संविधान में, इस पर अगर रोक लगानी है, कोई राज्य सरकार इस पर रोक लगाना चाहती है, तो ऐसा कोई विधेयक जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो कुछ विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं हो सकते। अगली बात, कोई विधेयक
संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून बनेगा। अगर किसी विधेयक को संसद ने पारित कर दिया, विधेयक क्या है? कानून बनाने का खाका, ड्राफ्ट, कच्चा चिट्ठा। तो अगर किसी विधेयक को संसद ने पारित कर दिया तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा तभी कानून बनेगा। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो कानून नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अब राष्ट्रपति अनुमति कैसे देता है, कैसे रोकता है, ये बात अनुच्छेद 111 में विस्तार से समझाई गई है, आर्टिकल 111 में समझाई गई है। यहीं से राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का जन्म होता है। पॉकेट वीटो, जिसको हम लोग ज़्यादा पॉपुलर तरीके से जानते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, विशेषित वीटो, यानी यहीं से राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का जन्म होता है। तो कैसे राष्ट्रपति अनुमति देता है, कैसे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का जन्म होता है, इन सारी बातों के विषय में चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज का समय लगभग समापन की ओर है। अंतिम 10 मिनट भी नहीं बचे हैं अभी, तो चैट ऑन करके आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। बाकी विधायी शक्ति अभी जारी है, इसके बाद वीटो शक्ति पढ़ेंगे हम लोग, वीटो के बाद अध्यादेश की शक्ति पढ़ेंगे। तो अभी विधायी शक्तियों का अध्ययन शेष है, लेकिन वो हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, अगर